हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। एजुकेशन बोर्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम इंग्लिश ग्रामर की स्टडी कर रहे हैं और उसमें हमने सबसे पहला चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच को लिया है, जिसमें हमने अपने फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन को कंप्लीट कर लिया है। नाउन को कंप्लीट करने के बाद हमने प्रोनाउन को स्टार्ट किया है, जिसमें हमारी 3 क्लासेस प्रोनाउन की हो चुकी हैं। आज हमारी प्रोनाउन की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम प्रोनाउन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउंस को। तो प्रोनाउन में हमने क्या क्या पढ़ लिया है? प्रोनाउन में हमने पढ़ लिया है, सबसे पहले तो पढ़ा था हमने पर्सनल प्रोनाउन को। ठीक है, पर्सनल को। फिर पढ़ा था हमने रिफ्लेक्सिव, देन डेमोस्ट्रेटिव, ओके। फिर पढ़ा था रिलेटिव को, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिलेटिव के बाद पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद पढ़ा था हमने इंडेफिनिट। ये हमारे 6 टाइप हमने प्रोनाउंस की स्टडी कर लिए थे। क्योंकि मैंने बताया था कि प्रोनाउंस के 9 टाइप्स बताए थे आपको, तो उसमें 6 हमने स्टडी कर लिए हैं। आज की क्लास में हमारे जो लेफ्ट बचे हैं 3, हम उनको कंप्लीट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टाइप्स है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आज का पहला है, तो फर्स्ट नंबर डालते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ओके। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ये बहुत इजी है, आप इसको जानते होंगे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में प्रश्न बताने के लिए किया जाए, यानी कि प्रश्न का बोध कराने के लिए किया जाए, उस प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके, बहुत इजी है। इसको हम टेंस में भी पढ़ेंगे, तो इसलिए इंटेरोगेटिव को हम टेंस में पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। ओके, मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देती हूँ कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में प्रश्न का बोध कराने के लिए किया जाए। हमारे जो जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम सारे कर चुके हैं। यहाँ से कम क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और ये इजी भी है समझना, इसीलिए हम इनको जल्दी जल्दी से स्टडी कर लेंगे। ओके, प्रश्न का बोध कराने के लिए किया जाता है। उस प्रोनाउन को क्या कहते हैं हम? उस प्रोनाउन को कहते हैं हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, हु आर यू। तो यहाँ पे हु देखिए, हु क्या है? एक प्रोनाउन है। जैसा कि हमने रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा था कि हु क्या है? एक प्रोनाउन है जो कि दो सेंटेंस को जोड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन का काम कर रहा है। हु आर यू, तुम कौन हो? तो जिसमें क्वेश्चन का बोध किए जाए वो क्या होता है? वो होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं हम, जिससे कि आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। सारे जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो प्रोनाउन नहीं होते हैं। इनमें से कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं, कुछ ऐसे WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउन होते हैं। ओके, सेकंड है व्हाट आर यू डूइंग। यहाँ पे व्हाट, ये हमने रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं हम इनको, लेकिन यहाँ पे हम इंटेरोगेटिव में पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, अगर दो सेंटेंस को जोड़ते हैं ये वाक्य, तो वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यहीं से सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो ये क्या है? ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किए जाते हैं। थर्ड है हु कम्स हियर डेली।
ठीक है, विच ऑफ दीज जेंटलमैन इज सुमन। यहाँ पे देखिए ये विच आ गया है ना, वॉट का मैं बता चुकी हूँ। और देख लेते हैं वॉट का, वॉट इज द मैटर। ये क्या है, पीछे इनमें क्या होगा, क्वेश्चन मार्क आएगा तभी ये इंटेरोगेटिव में, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन मार्क नहीं आता है जब इनका यूज किया जाता है। अगर इससे पहले कोई भी सेंटेंस दिया गया है, जब ये दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, व्हाट, विच, दैट, विच, है ना, तो क्या है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन इन्हीं से बातें शुरू होता है तो ये क्या है, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ज्यादा ज्यादा एम्फेसाइज करने के लिए किया जाए, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर जोर देने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज किया जाता है वह क्या है, वह एम्फेटिक प्रोनाउन है। जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ स्वयं से होता है, खुद से होता है, यानी कि मैं खुद इस काम को करती हूं, तो क्या हो गया, खुद। तो ये हो गया हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने पढ़ा था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को पजेसिव केस तथा थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस को सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्फ लगाकर हम क्या बनाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। उसमें मैंने कुछ आपको ऐसे वर्ब्स दी थी जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, जैसे कि एब्सेंट, प्रेजेंट, अवेल, एंजॉय, इंट्रोड्यूस, बिजी, है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, तो वो क्या होगा, हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। ओके, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ इसकी। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में प्रश्न, सॉरी, प्रयोग वाक्य में प्रिसाइज करने के लिए, प्रिसाइज के लिए किया जाता है, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन। तो उसे इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। ओके, जिसका अर्थ क्या होता है इम्फेटिक प्रोनाउन का, जिसका अर्थ होता है स्वयं, स्वयं या खुद होता है। ओके, यहां तक की बात क्लियर होगी। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि हमें एकदम से क्लियर हो जाए। जैसे आलोक himself is good but not his friend आलोक खुद अच्छा है लेकिन उसके फ्रेंड नहीं। ओके, तो यहाँ पे हिमसेल्फ क्या है, ये आलोक पर जोर डालने के लिए इसका यूज किया जा रहा है, इसीलिए ये यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह यूज किया गया है। और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड है रमेश हिमसेल्फ डिड द वर्क
इसमें कौन सा एम्फेटिक है? हिमसेल्फ। यहाँ पे रमेश पे जोर डालने के लिए इसका यूज किया जा रहा है, रमेश खुद अपना काम करता है। थर्ड है सीता herself is responsible for his mistakes। इस सेंटेंस में देखिए कि हिमसेल्फ का यूज किसके लिए किया जा रहा है? सब्जेक्ट के लिए किया जा रहा है, और सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए इनका यूज किया जा रहा है। ओके, आई थिंक एम्फेटिक प्रोनाउन क्लियर होगा। ठीक है, और अब हमारा लास्ट प्रोनाउन बचता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। थर्ड डाल लेते हैं, और लास्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? ईच अदर और वन अनदर को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, उसके एग्जाम्पल में बताऊंगी, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। ईच अदर तथा वन अनदर। वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, देखिए सामान्यतः यूजुअली क्या होता है कि ईच अदर का प्रयोग तो दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के लिए किया जाता है, लेकिन वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक वस्तुओं और अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। नोट में मैं यहां लिख देती हूं, सामान्यतः क्या होता है, यानी कि यूजुअली ईच अदर का यूज दो व्यक्तियों अथवा दो वस्तुओं के लिए किया जाता है। दोनों के लिए किया जाता है, वस्तु और व्यक्ति दोनों के लिए। किया जाता है, बट एनोदर का, वन एनोदर का यूज हम किसके लिए करते हैं? दो से अधिक वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए। वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए। जैसे यू एंड आई हेल्प ईच अदर। यहाँ पे सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है या राइट है? तो देखिए यू एंड आई, इसके साथ किसका यूज हुआ है? ईच अदर का यूज हुआ है, यानी कि दो है ये, तो दो व्यक्ति है, तो किसका यूज किया जाएगा? ईच अदर का यूज किया जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? ये सही हो गया। सेकंड, यू एंड आई हेल्प वन अनदर। तो ये क्या है? ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि दो के लिए ईच अदर का यूज किया जाता है, वन अनदर का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हम और एग्जांपल देखते हैं जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स hate one another।
यहाँ पे क्या है, ये वन अनदर का यूज हुआ है और एक से अधिक यहाँ पे पर्सन्स की बात की गई है, यानी कि ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स की बात की गई है। तो यहाँ पे वन अनदर का यूज सही है, इसीलिए ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है, एकदम राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बोथ ऑफ द गर्ल्स टीज ईच अदर। ये तो मैंने आपको बताया था कि ईच अदर को अलग अलग लिखना है, एक साथ नहीं लिखना है, ये मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोथ का यूज हो रहा है, बोथ किसके लिए आता है, दो के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए बोथ का यूज किया गया है, इसीलिए यहाँ पे ईच अदर का यूज किया गया है, और ये भी सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है, एकदम राइट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द फाइव ब्रदर्स लव वन अनदर। ये क्या है, ये हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पे फाइव भाइयों की बात की गई है। ठीक है, ये हमारा प्रोनाउन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन हमें कुछ इसमें नोट्स याद रखने हैं, वो मैं आपको लिखवा दी थी। ठीक है, नोट, नोट में क्या है कि यदि सेंटेंस में तीनों नंबर के पर्सन्स, ओके, तीनों नंबर और पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग साथ साथ किया जाता है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग साथ साथ किया जाता है, तब सबसे पहले हम सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन का यूज करते हैं, और इसको हम क्या नियम देते हैं, 2 3 1 का नियम कहते हैं। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। नंबर 1, यदि वाक्य में तीनों ही नंबर और पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग साथ साथ किया जाता है, साथ साथ किया जाता है, तो सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, सेकंड पर्सन का। तब हम सबसे पहले सेकंड पर्सन, ठीक है, फिर थर्ड पर्सन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन। ओके, इसका हम यूज करेंगे। इसको हम, इस नियम को क्या कहते हैं, इस नियम को हम 2 3 1 का पालन करना कहते हैं। क्लियर होगा, एग्जाम्पल दे देती हूँ जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि इसी सेंटेंस में यूज किया जाता है यू, आई और ही आर डूइंग वर्क, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया। मैंने क्या बताया, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन का यूज हम करते हैं। इसका सही क्या होगा, यू, ही एंड आई आर डूइंग वर्क। और ये नेक्स्ट देखते हैं नोट्स में। नेक्स्ट सेकंड है हमारा कि यदि वाक्य में सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग साथ साथ किया जाता है, तब हम तीनों के लिए पजेसिव केस में आर का यूज करते हैं। क्लियर, अगर तीनों ही पर्सन का यूज किया जाता है तो हम पजेसिव केस में किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। यदि वाक्य में
तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन का यूज करते हैं तो पजेसिव केस में हम किसका यूज करेंगे? आर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यू, ही एंड आई आर डूइंग आर वर्क। ये क्या है? ये सही है एकदम। ओके, ये जब इन तीनों पर्सन का यूज एक साथ किया जाए तो हम यहाँ पजेसिव केस में आवर का यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि यदि सेंटेंस में सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग साथ साथ किया जाता है तब हम उन दोनों के लिए पजेसिव केस में किसका यूज करेंगे? योर का यूज करेंगे। तीनों का यूज किया जाए तो आर का, लेकिन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का यूज किया जाए तो हम किसका यूज करेंगे? पजेसिव केस में योर का यूज करेंगे। ठीक है, थर्ड क्या है? यदि वाक्य में सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का यूज किया जाए तो हम पजेसिव केस में किसका यूज करेंगे? योर का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। जैसे यू एंड ही आर डूइंग योर वर्क। यहाँ पे देखिए योर का यूज हुआ है और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का यूज हुआ है, इसीलिए ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है? एकदम राइट हो जाता है। 4 नंबर देखते हैं हम कि 4 नंबर में क्या है कि अगर सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग साथ साथ किया गया है तब हम पजेसिव केस में उन तीनों परिस्थितियों में ही आर का ही यूज करेंगे। सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, और थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का प्रयोग साथ साथ किया जाता है तो हम पजेसिव केस में उन तीनों परिस्थितियों में ही आर का यूज करेंगे। जैसे यहां लिखती हूं, यदि वाक्य में सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन और थर्ड पर्सन, कॉन्सेप्ट थोड़ा वैसा है तो इसको ध्यान रखना, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग साथ साथ किया जाए तो हम पजेसिव केस में किसका यूज करेंगे? पजेसिव केस में हम करेंगे आर का यूज। इन दोनों ही परिस्थितियों में आर का यूज करेंगे।
ओके, जैसे जैसे यू एंड आई आर डूइंग आर वर्क। ठीक है, यहाँ पे यू का यूज हुआ है और आई का यूज हुआ है और यहाँ पे आर का यूज हुआ है। ये क्या है, ये सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, इसलिए आर का यूज किया गया है। सेकंड है ही एंड आई, फर्स्ट पर्सन के केस में कह रही हूं मैं। फर्स्ट पर्सन के केस में अगर फर्स्ट पर्सन यूज हो रहा है सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ तो हम आर का यूज करेंगे। आर डूइंग आर वर्क। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसमें एक पॉइंट याद रखना कि ये तो 2 3 1 का नियम था, एक 1 2 3 का भी नियम होता है। उसका यूज हम किस वाक्यों में करते हैं, उसका यूज हम उन वाक्यों में करते हैं जहां पे किसी की भूल पाप और कोई भी दोष स्वीकार करने का अर्थ प्रकट होता है, तो हम वहां पे 1 2 3 के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। 5 पॉइंट में देखिए, 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, जब वाक्य में दोष भूल पाप स्वीकारने का भाव प्रकट होता है, भाव प्रकट होता है तो हम इसका यूज करते हैं, 1 2 3 का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल कि यू आई एंड ही हैव टू हेल्प हर। ये क्या है, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया। यहाँ पे किसी की मदद को स्वीकार कर यूज किया जाएगा। यू ही एंड आई हैव टू हेल्प हर, ये सेंटेंस हमारा सही हो गया है। सेकंड देखते हैं, ये यहाँ पे 2 3 1 का नियम है जो मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन 1 2 3 के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, देखिए आई ही एंड यू हैव कमिटेड ए सिन। तो यहाँ पे इसमें पाप को कमिट करने की बात कही गई है, तो ये सेंटेंस क्या है हमारा, गलत है। इसमें पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन का यूज किया जाएगा। इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा, आई यू एंड ही हैव कमिटेड टू ए सिन, ये सेंटेंस सही हो गया। बात क्लियर होगी आपकी। अब हम यूज ऑफ इट और देख लेते हैं। इट भी हमारा क्या है, एक प्रोनाउन है, तो उसको हम देख लेते हैं। यूज ऑफ इट, इट का यूज कहां कहां किया जाता है, तो देखिए सबसे पहले सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि नेचुरल इंसिडेंट, नेचुरल इंसिडेंट्स यानी कि प्राकृतिक घटना, जैसे सीजन, वेदर, है ना, अर्थक्वेक, और टाइम, डे, ईयर, अगर बतलाने हो तो हम किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। ठीक है, इसे नेचुरल इंट्रोडक्टरी इट कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना। तो हम किसका यूज करेंगे, हम करेंगे इट का।
यूज ऑफ इट इन सब चीजों के लिए। सीजन की बात कही हो, वेदर की, अर्थक्वेक, टाइम, डे और ईयर की अगर बात कही जाती है तो हम किसका यूज करेंगे? इट का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज विंटर। विंटर वेदर की बात हुई है, सीजन की बात हुई है यहाँ पर। इट इज मंडे, डे की बात हुई है। ठीक है, क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं और कहाँ कहाँ यूज किया जाता है इसका। देखिए किसी निर्जीव यानी कि लाइफलेस वस्तु के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। किसी लाइफलेस वस्तु के लिए इट का यूज करते हैं। जैसे इट इज अ पेन, इट इज एन आंट, ये क्या है? ये हो गया। आंट क्या होती है? आंट सजीव होती है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर, कि छोटे छोटे जानवर हो या कोई इन कीड़े मकोड़े हो तो उसके लिए भी हम इट का यूज करते हैं। छोटे छोटे जानवर या कीड़े मकोड़े के लिए हम किसका यूज करेंगे? इट का यूज करते हैं। जैसे इट इज अ डॉग, ठीक है, इट इज अ काउ, आई थिंक क्लियर होगी। नेक्स्ट देखते हैं और किसके लिए करते हैं हम इट का यूज। 4 नंबर, देखिए किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। जैसे किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किसका यूज करेंगे? इट का यूज करते हैं। जैसे जैसे इट इज आई हु हैव टॉट यू। ठीक है, इट इज आई, यह वही है जो, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है। ये यहाँ पे हमारा प्रोनाउन का चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ठीक, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।